हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीएच इन माय पाठक एंड दिस जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए काफी सिर्फ सर 10-12 दिन बचे हैं। रैपिड रिवीजन कर लेते हैं इस कंपनीज एक्ट 2013 का। ट्राई करेंगे एकदम कम से कम टाइम में 100% कवरेज करेंगे सर। और स्वागत है सबका जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बिना भूले पूरा देख के सब कुछ मार्क करके नोट्स को फ्री में डाउनलोड करके पूरे मजे लेने हैं सर, पूरे मजे लेने हैं। शुरू करता हूं मैं। आप देख सकते हो चैप्टर 6 है कंपनीज एक्ट 2013। एक एक करके हर एक चीज के डेप्थ में लेके जाऊंगा मैं आपको सबसे कम टाइम में सर। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या है सर, ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबिलिटी समझ लीजिए। इस दुनिया में, इस भारत में जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो भी कंपनीज बन जाती है, या फिर जो प्रीवियस कंपनीज लॉ था कंपनीज एक्ट 1950 के 6 के अंदर जो भी कंपनीज बनी है सर, इनके ऊपर ये प्रोविजंस इस एक्ट के अप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा सर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी जो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में है, और कोई भी अदर स्पेशल कंपनी जिसको पार्लियामेंट कोई स्पेशल स्टेटस देने वाला है, ये सारी कंपनीज के ऊपर भी एक्ट अप्लाई होगा। प्रोवाइडेड इन कंपनीज के लिए जो इनका स्पेशल एक्ट है सर, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इनमें अगर कुछ अलग लिखा होगा तो इन कंपनीज के लिए वो अप्लाई होगा। लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो हमारे कंपनीज एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो चीज लिखी है सर, वही यहाँ पे इन कंपनीज को भी अप्लाई होने वाली है। डेफिनेशन समझ लेते हैं सर। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी मतलब क्या सर। कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई, मतलब बनाई गई, या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी जो था कंपनीज एक्ट 1956। 2013 का कंपनीज एक्ट काफी ज्यादा, जो 1991 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके बाद काफी जरूरत थी इस रिफॉर्म्स लाने की, और 2013 में फाइनली वो रिफॉर्म्स मैनिफेस्ट हो चुके थे सर। कंपनीज के कुछ फीचर्स होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक एक को डिटेल में समझ में लेते सर। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जो कंपनीज होती है ना, इसका अपना अलग पहचान होता है। जैसे आप लोग का एक आधार कार्ड है, आप लोग का एक पैन कार्ड है, आप लोग की एक आइडेंटिटी है सर। अगर आप कोर्ट के सामने खड़े रहते हो तो कोर्ट बोल सकता है जी हाँ आप अलग हो, आपके पापा अलग है, आपकी मम्मी अलग है। वैसे ही सर कंपनीज का भी स्टेटस अलग होता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है, कंपनी लायबिलिटीज ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है सर। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ऐसा है क्या कंपनी सांस ले सकती है ऐसा, इसका मतलब ये क्या कंपनी जीती है? जी नहीं। लीगल लॉ में, कोर्ट की नजरों में कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, जिसको कहते हैं लीगल पर्सनैलिटी। अपने मेंबर्स मतलब अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर से अलग और डिस्टिंक्ट होता है, जिसको कहते हैं सर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके ऊपर इतना दबाव दिया गया, इतना दबाव दिया गया कि इन्होंने बोला है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर कल उठ के मैं रिलायंस के 2 शेयर लेता हूं, और अगर मैं जाता हूं अंबानी जी को बोलता हूँ अंबानी जी आपके असेट्स बेचिए और मुझे 2 शेयर के लिए, ये जो असेट इसमें मेरा शेयर है, ये मैं इसका मालिक हूँ, अंबानी जी बोलेंगे घर भाग। अंबानी जी मुझे इसके बारे में बताएंगे, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अंबानी जी कहेंगे इस ये जो कंपनी थी ना, इस कंपनी में सारे के सारे शेयर एक मैक्यूरा नाम के आदमी के पास थे, सिर्फ एक शेयर दूसरे आदमी के पास था। आप समझ रहे हो, अगर 100 शेयर है तो 99 शेयर मैक्यूरा नाम के आदमी के पास से, सिर्फ एक शेयर दूसरे बंदे के पास था। अब हुआ ऐसा, ये बोल रहा था 99 शेयर मेरे पास है, मतलब मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, सब 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 कुछ मेरा इस कंपनी का, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसने क्या किया, कंपनी का जो स्टॉक था सर, कंपनी का जो स्टॉक था उसका ना इंश्योरेंस लिया, और इंश्योरेंस कंपनी को जब बताया ना ओनर कौन है इसका, जब नाम देने की बारी आई तो इसने कंपनी की जगह अपना नाम दे दिया, क्योंकि ये बोलता था 99 शेयर्स मेरे पास है, 99% मैं ओनर हूँ। लेकिन जब ये एक दिन ऐसा हुआ और ये जो स्टॉक था ये जल गया तो इसने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया। इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते ही इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि जो ओनर था जो ओनर था इस स्टॉक का, वो कंपनी थी, आप नहीं। आपके पास 99% शेयर, इससे हमको फर्क पड़ता नहीं, एक्चुअल ओनर कंपनी थी। तो शेयर जो इंश्योरेंस था ना वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए था, लेकिन वो आपने आपके नाम पे लिया, इसलिए आपको 1 भी रुपया मिलेगा नहीं सर। नेक्स्ट होता है सर परपेचुअल सक्सेशन। काफी आसान है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, कंपनी बंद नहीं होगी। सुबह से रात तक, दिन से जो करना है कर लो सर, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कभी बंद नहीं पड़ेगी, कंपनी चलती ही रहेगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि प्लेन से 7 शेयर होल्डर से कंपनी के जा रहे थे, प्लेन टूट गया, सबके सब मर गए। इसके बाद भी कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, कंपनी तो जीती रहेगी सर, कंपनी तो जिंदा है। इसको कहते हैं परपेचुअल। परपेचुअल यानी इनफाइनाइट लाइफ तक, और सक्सेशन मतलब चलते ही रहना। जब तक सब मेंबर्स यानी सब शेयर होल्डर सोच समझ के एक रेजोल्यूशन पास करके, एक मीटिंग लेके ये नहीं डिसाइड करते कंपनी को बंद करना है, तब तक कंपनी चलती रहेगी।
मेंबर्स मर जाएगा, मेंबर्स चेंज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। और अगर हम जानबूझ के सोच समझ के कंपनी को जब बंद करते हैं उसको कहते हैं वाउंड अप करना। तो जब आप वाउंड अप करते हो तो कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आप वाउंड अप नहीं करोगे तब तक कंपनी चलती रहेगी। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं हम देखने वाले क्या होते हैं, जो कितने भी हाथ बदल दे, मैं अंबानी जी को बेच रहा हूँ, अंबानी जी उनकी पत्नी को, पत्नी उनके बेटे को, बेटा उनकी बीवी को, बीवी उनके बच्चों को, बच्चे हजार हजार बार शेयर्स की ओनरशिप बदल जाए सर, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कुछ भी घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी जो होती है इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ भी कहते हैं, क्योंकि क्या सर, इसकी लाइफ है ना सिर्फ कायदा, सिर्फ कानून ही अकेला ही बंद कर सकता है। मतलब क्या, हम आते हैं मिल के जुल के कॉन्ट्रैक्ट बनाते कि आज से कंपनी बंद करना है, तो कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी को मार नहीं सकते। तो नेचुरल लिविंग पर्सन की डेथ होती है, आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन को खत्म करने के लिए आपको कानून की हेल्प लेनी पड़ती है। तीसरा फीचर होता है सर लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर कंपनी का शेयर लिया है, जो कंपनी का शेयर है ना 100 रुपीज का है, कंपनी के शेयर पे लिखा हुआ ये शेयर 100 रुपीज का है, तो कंपनी कुछ भी हो जाए, डूब जाए, मर जाए, टूट जाए, फूट जाए, आपसे कंपनी सिर्फ 100 रुपए मांग सकती है। एक बार जो आपने 100 रुपए दे दिए उसके बाद कंपनी को कितनी भी जरूरत हो आपसे 1 रुपया भी मांग नहीं सकती है, जबकि आप शेयर होल्डर हो। तो रिलायंस का शेयर अगर मार्केट में मुझे 2000 रुपए का मिलता है, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है, और शेयर के ऊपर लिखा है कि रिलायंस का शेयर 100 रुपए का है, तो मैंने पूरे पैसे भर चुके हैं। अब रिलायंस टूट जाए, फूट जाए, मर जाए, फ्रॉड हो जाए, मुझे फर्क पड़ता नहीं, रिलायंस वाले, रिलायंस कंपनी मेरे से 1 रुपया भी मांग नहीं सकती इससे ज्यादा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या हो गई सर, लिमिटेड हो गई। ये तीसरा फीचर हो जाता है सर। जो मेंबर होता है ना उसकी लायबिलिटी इस केस में लिमिटेड हो जाती है। कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से, तो उसकी लायबिलिटी होती है। दो तरीके की कंपनीज होती है, कंपनी लिमिटेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दोनों को डिटेल में नीचे दिखने वाले हैं। एंड तीसरा होता है सर अनलिमिटेड कंपनी। तीनों को नीचे डिटेल में दिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज अगेन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये क्या होता है सर, कंपनी को जन्म देने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, कौन, कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली मतलब कंपनी क्या है सर, कानून ने बनाया हुआ एक आदमी है, कानून ने बनाया हुआ एक पर्सन है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब हमने बनाया, कानून ने बनाया, लीगल मतलब लीगल आइडेंटिटी मिल गई, और ऐसा एक पर्सन है जिसको कानून गिनता है, जिसको कानून सुनेगा, तो इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कौन क्रिएट करता है सर, लॉ क्रिएट करता है। तो वही सर यहाँ पे किसी के ऊपर केस डाल सकता है, खुद के नाम पे केस, इसके ऊपर कोई केस डाल सकता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी आप ओन कर सकते हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो, लोन ले सकते हो। इतना ही नहीं सर, आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये साइन कैसे करेगा, आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने नाम पे लोन लेना है, तो बैंक में कौन जाएगा लोन मांगने के लिए, ये सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। तो ये सारे सवाल के लिए जवाब ऐसा है सर कि एक कंपनी अपने ह्यूमन एजेंसी मतलब अपने डायरेक्टर्स के थ्रू, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनको अंबानी जी इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स आप और मैं जैसे लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में, कंपनी के इलेक्शंस में, कि ये लोग बिजनेस चलाएंगे। तो ये डायरेक्टर्स लोग होते हैं ना सर, ये डायरेक्टर्स लोग बिजनेस चलाएंगे कंपनी का, डायरेक्टर्स लोग कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी के नाम पे साइन करेंगे। ये कंपनी के एजेंट्स नहीं है, दे आर नॉट एजेंट्स। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने कुछ भी कर दिया तो कंपनी लायबल हो जाएगी, नहीं सर, ये पार्टनरशिप थोड़ी है। लेकिन ये क्या है, उनके एजेंसी जैसा, मतलब क्या उनके लिए एज ए ह्यूमन एजेंसी काम करेंगे, जहां पे कंपनी को साइन करना होगा वहां पे ये लोग कंपनी का सील मतलब कंपनी का स्टैंप लगाएंगे जो गोल होगा, और उसके ऊपर साइन कर देंगे, तो ऐसा माना जाएगा कि ये कंपनी ने किया हुआ काम है। और इसीलिए कंपनी को कहते हैं सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट होता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम लोग ना साइन मारते हैं, ठीक है, तो समझते हैं कि मेरी साइन है, लेकिन कंपनी साइन कैसे मारेगी, कंपनी थोड़ी आपके जैसे कोई आदमी है, कोई लड़की है, लड़का है, तो कंपनी क्या बनाएगी, अपना सील बनाएगी। सील मतलब क्या होता है, ऐसा गोल में स्टैम्प होता है, ये स्टैम्प कंपनी लगाएगी। लेकिन ये स्टैम्प तो मैं भी बनवा सकता हूँ, रिलायंस का आज एक ऑनलाइन जाऊंगा, रिलायंस का स्टैम्प किसी ऑडिट रिपोर्ट पे देख लूंगा और मैं भी छपवा दूंगा। तो ऐसे केस में ना सर, ऐसे केस में ये ना हो इसलिए क्या होता है पता है, ये ना हो इसलिए क्या होता है, कहा गया है कि जहां पे भी आपका सील लगाएंगे, जहां पे भी आपका सील लगाएंगे उसके ऊपर आपके डायरेक्टर्स, आपके ऑफिसर्स क्या करेंगे, खुद का साइन भी करेंगे, जिसको हम मानेंगे कि ये कॉमन सील आपने सही से लगाया है। ऐसा है, कंपनीज एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट आया था, जिसके थ्रू आज बोला गया है कि कंपनीज को अपना सील, अपना स्टैंप रखना ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं कि आप अपना सील बनाओ ही बनाओ। इवन यूनाइटेड किंगडम्स में एक कॉमन सील जो है उसको ऑप्शनल किया गया 2006 से। तो सर अगर कंपनी स्टैंप नहीं बनवाती, जबकि हालांकि हर एक कंपनी आज बनवाती है, लेकिन अगर कंपनी स्टैंप नहीं बनवाती, कंपनी कॉमन सील नहीं बनवाती, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कंपनी के दो डायरेक्टर साइन कर लेंगे, डायरेक्टर नंबर 1, डायरेक्टर नंबर 2 अगर साइन कर लेंगे, तो मानेंगे कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर दो डायरेक्टर साइन नहीं कर रहे तो क्या कीजिए, एक डायरेक्टर का साइन लीजिए, एक डायरेक्टर साइन करेगा। और अगर कंपनी के पास एक कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है, तो एक साइन कंपनी सेक्रेटरी की लगा दो, बन जाएगा सर। तो या तो दो डायरेक्टर्स लोग साइन कीजिए, या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन कीजिए, मान लेंगे कि कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। द नेक्स्ट थिंग, समथिंग इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मतलब मान लीजिए ये जो गोल है ना, ये कंपनी है, क्या है, कंपनी है, तो इसके बाहर में एक क्या करता हूँ, एक है ना
वॉल खड़ी करता हूँ, ऐसी वॉल खड़ी करता हूँ जिससे क्या होगा पता है, कंपनी को प्रोटेक्शन मिलेगा, कंपनी को नहीं, सॉरी, कंपनी के मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या कहता है, ये जो कंपनी है ना, ये अंदर कुछ भी करे, किसी से लोन ले, किसी के साथ फ्रॉड करे, से फर्क नहीं पड़ता। जो बाहर के लोग हैं, मतलब मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो इस कंपनी के शेयर्स लेंगे, जो इस कंपनी के मेंबर्स होने वाले हैं, इनके घर पे कोई आएगा नहीं इनको पूछने के लिए कि बाबा तूने क्या किया, तूने लफड़े तो नहीं किए। अब रिलायंस ने कल फ्रॉड कर दिया तो क्या मुझे उठा के लेके जाएंगे क्योंकि मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे? नहीं। और क्यों, कौन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है सर? ऐसे तो पुलिस वाला आके उठा के लेके जा सकता है, लेकिन कौन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है सर? इसमें से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है कॉर्पोरेट व्हील, टेरी व्हील, यानी कोई पर्दा, और कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के ऊपर लगा हुआ पर्दा। तो ये कहता है कि कंपनी जो होती है ना, अपने मेंबर से एक सेपरेट चीज है, और कंपनी जो के जो मेंबर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, मतलब आप और मेरे जैसे लोग, इनको हम शील्ड करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी की वजह से जो लायबिलिटीज खड़ी होती है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी ने लोन लिया और लोन रिपे नहीं किया, तो इसके लिए मेंबर्स के घर पे नहीं जाएंगे। कंपनी ने फ्रॉड किया इसलिए मेंबर्स के घर पे नहीं जाएंगे। इसका क्लासिक केस हुआ था सैलेमॉन वर्सेस सैलेमॉन। सैलेमॉन एक फैमिली थी और दूसरा था सैलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की इन्होंने कंपनी बनाई थी। दिक्कत ऐसी हुई थी, सैलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड जब इन्होंने बनाई तो इसमें 7 सब्सक्राइबर्स, मतलब 7 फैमिली मेंबर्स थे इस सैलेमॉन फैमिली के, जिसमें सैलेमॉन जो नाम का आदमी वो खुद था, उसकी पत्नी थी, 4 बेटे थे और एक बेटी थी। अब हुआ ऐसे, कंपनी में सैलेमॉन नाम के आदमी ने अपने घर से फ्रिज जैसे फर्नीचर, फ्रिज, और ना ही बोले उतने सारे पर्सनल असेट्स वो लेके आया बिजनेस करने के लिए इस कंपनी में, जो थे 38,782 रफली मोटा मोटा वैल्यू के। और इसके बदले सैलेमॉन ने 20,000 शेयर्स लिए, 1 रुपए मतलब 1 पाउंड या 1 यूरो ईच के। ठीक है, ये तो बन गया मेंबर। अब देखिए, एक ही आदमी है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स है और उन्होंने कंपनी खोली है। अब दिक्कत ऐसी हुई, क्या हुआ पता है, इस कंपनी को है ना, कुछ क्रेडिटर्स ने ना, कुछ लोगों को इन्होंने डिबेंचर्स दिया, डिबेंचर्स। कुछ क्रेडिटर्स थे, इनसे इन्होंने क्या लिया था, कुछ माल खरीदी करा था, कुछ परचेसेस करे थे, और कुछ लायबिलिटी रखी थी इन्होंने किसी क्रेडिटर्स की तरफ। ठीक है, दिक्कत ऐसी हुई कि ये कंपनी जब बंद पड़ने पे आ गई ना, कंपनी क्या हो गई, बंद पड़ने पे आ गई, जब कंपनी डिसोल्यूशन पे आ गई, तो उस टाइम पे ये जो क्रेडिटर्स थे इन्होंने एक आवाज उठाई, बोला ये सैलेमॉन नाम का जो आदमी है, ये पूरी की पूरी फैमिली ने ही ये कंपनी बनाई है, तो ये कंपनी एक शैम है, एक फ्रॉड है। और उन्होंने क्या बोला पता है, कि कंपनी अपना पैसा नहीं दे पा रही हम लोगों को, तो आप क्या कीजिए, सैलेमॉन के घर पे जाइए आदमी के और हमारा पैसा दे दीजिए। अभी तो आपने पढ़ा कॉर्पोरेट विल थ्योरी, इसमें मैंने क्या बोला कि कंपनी कुछ भी करे उसके लिए आप किसको नहीं पकड़ोगे, जो मेंबर्स है उनको नहीं पकड़ सकते, आप कंपनी अंदर के अंदर कुछ भी करे। तो यही हुआ सर, लॉर्ड मैकनॉटन नाम का जो एक उधर जज था, उन्होंने बोला, ओ भाई क्रेडिटर्स, आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, कंपनी इज एज अ लॉ इज अ डिफरेंट पर्सन, और कंपनी जो भी करती है उसके लिए उसके सब्सक्राइबर्स या फिर सब्सक्राइबर बेसिकली मतलब वो लोग जो मेमोरेंडम में साइन करने वाले, आगे आएगा ये, या फिर जो उसके मेंबर्स रहेंगे ना, ये लायबल नहीं रहते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इट इज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी, और हम शेयर होल्डर मतलब जो सैलेमॉन थे उसको लायबल नहीं पकड़ सकते, इवन व्हेन कंपनी आपके पैसे नहीं दे पा रही है। आप क्या कीजिए, कंपनी के एसेट बेचने को बोलिए, जो पैसा मिलेगा उसमें से आप ले लीजिए। याद रखना है, यहाँ पे सैलेमॉन ने कुछ फ्रॉड नहीं किया था, बेचारे ने नॉर्मल कंपनी चलाई लेकिन चल नहीं पाई थी, बाकी उसने कुछ नहीं किया था। अगर फ्रॉड होता तो डिसीजन शायद अलग हो सकता था। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट विल को उठाना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये जो यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, इसके बाद इसके जो साइड में हमने ये पर्दा लगाया, जो वॉल खड़ी की है ना, कोर्ट है ना, कोर्ट किसी केसेस में इस वॉल को तोड़ के देख सकता है कि कंपनी का एक्चुअल स्टेटस क्या है। आप तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कि सैलेमॉन नाम के बंदे ने शेयर्स लेके रखे हैं, सैलेमॉन नाम के बंदे ने शेयर्स लेके रखे, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सैलेमॉन को शेयर्स खरीदने के लिए पाकिस्तानी लोगों ने पैसा दिया हो, तो आपको समझ रहा है, ओनर तो सैलेमॉन दिख रहा है सर, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तानी लोग। तो बहुत बार ऐसा होता है सर, बहुत बार ऐसा होता है। मुझे शेयर्स लेने रिलायंस के, मैंने 51% शेयर्स ले लिया, लेकिन ये पैसा मुझे दाऊद इब्राहिम ने दे दिया होगा, ताकि मैं शेयर्स ले लूं, बाद में अंबानी को ब्लैकमेल कर सकूं, कंपनी बेचने के लिए फोर्स कर सकूं, कुछ भी हो सकता है सर, एनीथिंग दैट कम अप। तो इसी टाइम पे ना कोर्ट बीच में आ जाएगा और कोर्ट आपकी मदद करने लगेगा, जिसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सोना नहीं है सबने, बिल्कुल भी सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं, ध्यान से सुनिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में कोर्ट क्या करेगा सर, चीर फाड़ देगा, वो जो वॉल है ना उसको तोड़ देगा और अंदर जाके देखेगा कि ए ओनर तो तू है दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल कौन कर रहा है, पैसे किसने लगाए सर, एक्चुअली मैनेज कौन कर रहा है इस बिजनेस को, ये ढूंढने के लिए कोर्ट अंदर घुसने वाला है सर। तो देखिए सर, इट मींस यहाँ पे कंपनी जो है ना, ये लीगल पर्सन भली है, इसके अंदर घुस जाएगा कोर्ट, डिसरिगार्ड कर देगा उसकी कॉर्पोरेट एंटिटी को, हटा देगा और देखेगा कि एक्चुअली इसके पीछे रियली कौन है सर। कोर्ट कंपनी को इग्नोर करेंगे और देखेंगे इसके मेंबर्स या मैनेजर्स कौन है। इसके भी आगे जाके सर ये कोर्ट ये नहीं देखने वाला कि कोर्ट ये नहीं देखने वाला कि कंट्रोल कौन कर रहा है, कोर्ट ये भी देखने वाला है
किधर गया किधर गया, कोर्ट ये नहीं देखने वाला कि ओनर कौन है सर, ओनर तो सैलेमॉन दिख रहा है सर, कोर्ट ये देखने वाला है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, एक्चुअल ओनर कौन है, ये जो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान कंपनी, ये एक्चुअली ओनर है सर। तो इसको कहते हैं, जब ये ऐसे केसेस होते हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले CRLF, ऐसे 4 केसेस होते हैं जहां पे कोर्ट क्या करेगा सर, कंपनी के लीगल एंटिटी को निकाल देगा, हटा देगा और सीधा अंदर जाके घुस के देखेगा सर एक्चुअल ओनर कौन है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे डायमंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के केस में हुआ था, कि कोर्ट को देखना पड़ता है कि अंदर ओनर कौन होता है। तो इसके लिए इसको पहला कहते हैं टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कैरेक्टर यानी सी। हो सकता है कि कंपनी इंडिया में काम कर रही है, बहुत बड़ा नाम है रिलायंस, लेकिन बाद में पता चला कि रिलायंस में जितने भी लोगों ने शेयर लेके रखे सबको पैसा दाऊद इब्राहिम ने दिया था। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, आप तो एनिमी कंट्री हो, एनिमी कंट्री से पैसा लेके बैठे हो, तो कंपनी कैसी है सर, एनिमी कंपनी है हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। एनिमी तब हो जाता है कोई भी देश हमारे लिए जब हम उसके अगेंस्ट ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो आज पाकिस्तान हमारे लिए एनिमी नहीं है क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटा समझ रहे हो आप लोग, ये लोग टेररिस्ट का काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो इसको कहते हैं सर डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्लीज मन पे नहीं लेना है, पाकिस्तान का एग्जांपल जब दे रहा हूं ना मैं, तो मन पे नहीं लेना है, नहीं तो हर्ट हो जाओगे बिन काम के। ये तो सच बात है जो मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती है, फंडिंग कहते हैं इसको, माफिया फंडिंग, ठीक है। तो कोर्ट को जब जब लगता है ना कि एक्चुअल कौन लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या एनिमी कंट्री तो कंट्रोल नहीं कर रही ना, तो तब कोर्ट क्या करेगा, उसका कैरेक्टर, उसका ओरिजिनल नेचर ढूंढने के लिए अंदर घुस जाएगा। सर केस लॉ याद करनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं सर। केस लॉ का नाम बिल्कुल नहीं सर, सेक्शन नंबर बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं सर, जब सरकार को लगता है कि कोई कंपनी इसलिए बनी है तो वो क्या कर सके, हमारा टैक्स या फिर हमारा रेवेन्यू चुरा सके, सरकार का टैक्स, सरकार का रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स की चोरी, ये कब कर सकते हैं सर आप, ये कब कर सकते हैं? जैसे एक केस हुआ था सर, दिनशॉ मैनेक्जी पेटेट के केस में हुआ था। दिनशॉ मैनेक्जी पेटेट के केस में ऐसा हुआ था, दिनशॉ जी को कुछ इनकम आने वाली थी जो थी डिविडेंड, जो थी डिविडेंड की इनकम थी और इंटरेस्ट की इनकम थी, इसके ऊपर दिनशॉ जी को लगने वाला था टैक्स। क्या लगने वाला था? टैक्स लगने वाला था। तो दिनशॉ जी ने क्या किया बताए, दिनशॉ जी ने क्या किया, दिनशॉ जी ने ये सारा जो पैसा है ना अपने कंपनी से लोन के नाम पे ले लिया, या फिर मैं और अच्छे से बताऊं तो दिनशॉ जी ने कोई और कंपनीज खोली और इन कंपनीज में ये पैसा ट्रांसफर करके इन्हीं कंपनीज में से ये पैसा लोन के नाम पे लिया। अब लोन लेने में थोड़ी टैक्स लगता है, आपके पापा ने भी होम लोन लिया होगा, पर्सनल लोन लिया होगा, कि उसके ऊपर टैक्स लगा? तो जो पैसा मेरे पास डिविडेंड नाम से आने वाला था, जिसके ऊपर मुझे टैक्स लगने वाला था, वही पैसा अब लोन के नाम से आ रहा है मेरे पास। अरे यार ऐसा मत किया करो यार, ऐसा मत किया करो। अब दिनशॉ जी ने क्या किया था, झूठी झूठी कंपनी खोल के रखी थी जो उनको लोन दे दे, जिनके साथ जिनमें उनका पैसा डाल दे। मतलब क्या हो रहा था, अगर और आसानी से बताऊं और डिटेल में बताऊं, मैं तो डिटेल में बताऊं तो ऐसा हो रहा था सर, एक ए नाम की कंपनी रहेगी जो देना चाहती है दिनशॉ जी को डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, ए ने एक दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम रखा बी लिमिटेड, जिसमें ए ने ये डिविडेंड का पैसा, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा दिया और बी लिमिटेड ने यही लोन के नाम पे दिनशॉ जी को दे दिया। तो देखो टैक्स भी नहीं लगा और पैसा भी दिनशॉ जी के पास आ गया। ये लोन तो बी लिमिटेड को कभी दिनशॉ जी वापस देने नहीं वाले। तो देखो, तो ये ऐसी केसेस हो जाती है। तो जब रेवेन्यू या फिर टैक्सेशन को प्रोटेक्ट करना होता है तब कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट यानी हटा सकता है सर। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट केस, इसमें हमको दिखता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम देखिए वर्क ऐसा, इसमें देखा मैं क्या बताता हूँ, देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए क्या हो रहा है कि मैं एक कंपनी हूँ और मेरे जो एम्प्लॉइज है ना, मैं एक कंपनी हूँ और मेरे को मेरा जो नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट जो रहेगा इसके ऊपर मान लीजिए x% मुझे क्या देना है, मेरे एम्प्लॉइज को बोनस देना है, बोनस। अब देखिए जितना नेट प्रॉफिट ज्यादा उतना मेरे को बोनस देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना कोई दूसरी कंपनी, एक कंपनी बना देता हूँ वाई लिमिटेड नाम की, मेरी कंपनी है, और इस कंपनी को ना यहाँ पे लिख देता हूँ टू डिविडेंड टू वाई लिमिटेड। क्या लिख देता हूँ, टू डिविडेंड टू वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड में क्या हो गया, इनकम आ गई और मेरा यहाँ पे खर्चा बढ़ गया। जब मेरा खर्चा बढ़ गया तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया तो क्या हो गया सर, मेरा बोनस ऑटोमेटिकली कम परसेंटेज पे जाएगा। और ऐसा आप करते हो सर, आप जब ऐसी कुछ चीजें करना चाहते हो ना, तब कोर्ट क्या करेगा, आपको चीर फाड़ देगा, आपके ओनर आपका रियल इंटेंशन ढूंढना चले जाएगा सर। तो देखिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, CR और अभी एल यानी लीगल ऑब्लिगेशन। जब समझता है कि किसी कंपनी को बनाने के पीछे सोल पर्पस, मतलब हमारे केस में वाई लिमिटेड किस लिए है सर, ताकि आप रिड्यूस कर सको वो अमाउंट जो आप बोनस देना चाहते हो वर्कमैन को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट बिल को हटा सकता है, रियल ट्रांजैक्शन ढूंढ सकता है। देखिए फैक्ट ऑफ द केस में वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है सर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट, CRL। सब्सिडीज का क्या केस होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी थी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन,
वर्सेस एक कंपनी थी, सॉरी, मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, और एक अपना जैसे अपनी इंडिया में आरटीओ होता है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ब्रिटिश में एक है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। दिक्कत ऐसी थी सर कि मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट वाले को लाइसेंस चाहिए था, मान लीजिए एक्स नाम की गाड़ी चलाने का, एक्स नाम का कार चलाने का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन दे नहीं रहा था, कह रहा था कि आप लोगों ने पिछले साल एक्सीडेंट किया है, हम आपको नहीं देंगे। तो इन लोगों ने होशियारी करी, इन्होंने क्या करा, एक कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड में इन्होंने दो तीन गाड़ियां खरीदी, और वाई लिमिटेड ने अप्लाई किया इस ब्रिटिश कमीशन को लाइसेंस के लिए। अब इनका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड पूरा नहीं है, तो इसने लाइसेंस दे दिया। अब आपने क्या किया सर, आपने आपके एजेंट बनाया सब्सिडियरी को, ताकि आप क्या कर सको, आप क्या कर सको, वो चीज पा सको जो आपको नहीं मिल रही। ऐसी केस हुई थी यहाँ पे। अब बताइए क्या वाई लिमिटेड के एक्चुअल ओनर कौन है सर, एक्स, ये कंपनी है मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट, और इसका रियल इंटेंशन क्या है करने का, कि आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, इसको हम, इसके लिए हम उसको लाइसेंस दिलवाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा केस है ना, तो सर उस केस में कॉर्पोरेट विल हटाया जाएगा। सो कंपनी जो होती है ना, जो कोई कंपनी दूसरी कंपनी बना रही ताकि वो उसका एजेंट का काम कर सके या ट्रस्टी का काम कर सके, तो इस केस में कंपनी क्या, कोर्ट क्या करेगा, इस कंपनी का ओनरशिप, इस कंपनी की इंडिविजुअलिटी को लॉस्ट यानी खो देगा, निकाल देगा, और ओनर क्या, किस लिए ओनर ने ये चीज बनाई उसको देखना शुरू करेगा। एंड लास्ट इज, अगर आप कोई कंपनी बनाते हो, दूसरी कंपनी बनाते हो, और आपका इंटेंशन है कि वो कंपनी क्या करे सर, फ्रॉड करे या लॉ के पर्पज को डिफीट करे, लॉ को एड़ा बनाए, तो उस केस में गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न करके जो कंपनी, जो केस लॉ है, इसमें बताया गया कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, कंपनी का जो दूसरी कंपनियां बना रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसका ओनरशिप का स्टेटस हम डिसरिगार्ड करेंगे, और चेक करेंगे कि एक्चुअल ओनर कौन है और इंटेंशन क्या था। इतना ही नहीं, इतने पे नहीं रोकेंगे हम अपने आप को। अच्छा सर, ऐसे वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, इसके ऊपर केस स्टडी जनरली नहीं बनेगा। अगर बन भी जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन ये जो हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स आपके केस लॉ में जरूर आने चाहिए, ताकि आप ये जस्टिफाई कर सको एग्जामिनर को कि आपको पता है आप जो लिख रहे हो, आपको जरूर आइडिया है कि आप क्या लिख रहे हो। आगे देखिए सर, आगे देखिए, कंपनीज के क्लासेस, कंपनीज के टाइप्स हम देखने वाले हैं अब इस एक्ट के अंदर जो दिए गए हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम देखेंगे सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम देखेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी, लायबिलिटी में सबसे पहले कंपनी आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, कुछ पेपर्स प्रिंट करेगी, इसके ऊपर अपने कंपनी का नाम लिखेगी, एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड, बोलेगी एक पेपर 10 रुपए का, मतलब ये एक शेयर 10 रुपए का। तो जो भी ये शेयर खरीदता है ना 10 रुपए में, वो क्या हो जाएगा, कंपनी में 10 रुपए का मालिक हो जाएगा। इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ऐसा है कि कंपनी जब चाहे ना 10 रुपए आपसे मांग सकती है, जब शेयर खरीद रहे हो तभी पूरा मांग सकती है, पहले 5 मांगेगी, फिर 2 मांगेगी, फिर वापस 3 मांगेगी, कभी भी मांग सकती है, फर्क पड़ता नहीं। इस केस में हमेशा याद रखना है, कंपनी डूब भी जाती ना तो भी, अगर ए बंदा, ए नाम का बंदा ये शेयर खरीद भी लेता है, अगर कंपनी डूब भी गई ना, तो आप उससे 10 रुपए तक पैसा मांगो, अगर उसने फुल्ली पेड कर दिया शेयर, तो उससे ज्यादा 1 रुपए भी आप मांग सकते नहीं हो। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड किधर तक सर, अमाउंट एनी अनपेड ऑन द शेयर्स, अनपेड मतलब 10 रुपए का शेयर है, आपने 8 ही भरे, 2 बाकी है, तो सिर्फ आप 2 मांग सकते हो, उससे ज्यादा आप मांग नहीं सकते। इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 99% ऑफ द कंपनीज इसी तरीके की होती है। तो अब याद रखना ये जो शेयर्स आप ले रहे हो, इससे आपको कंपनी के असेट्स में ओनरशिप नहीं क्रिएट होता। ये ओनरशिप किसके साथ रहता है, कंपनी का ही है। कंपनी के जो लैंड है, कंपनी के फर्नीचर है, वो कंपनी के ही रहेंगे। आपको सिर्फ कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज मिलने वाले हैं शेयर होल्डर, और आपको क्या मिलेगा, इनकम के तौर पे डिविडेंड मिलेगा। दूसरा होता है सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, जो शेयर, जो लोग होते हैं ना, जो कंपनीज बनवा रहे हैं, जनरली ये स्कूल्स के केस में, ट्रस्ट के केस में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी होती है जहां पे इनिशियली बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और आपको क्या है, अगर गलती हो जाती है, कंपनी को दिक्कत आ जाती है, तो भी पैसा लगेगा। तो हम कहते हैं कि देखिए आज कंपनी शुरू करिए, काम शुरू करिए, अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप, कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप यानी बंद हो जाती है, तो उस केस में मैं 1 लाख रुपए तक पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा। मिस्टर बी बोला, मैं ए हूं, ठीक है, मिस्टर बी बोला था मैं 10 लाख रुपए तक पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, सी बोला था मैं 3 लाख तक कंट्रीब्यूट करूंगा। तो हर कोई अपना अपना क्या बताता है, सिर्फ मैक्सिमम गारंटी लेता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, और ये कब देना है हमेशा याद रखना, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद पड़ेगी तब। कंपनी लिमिटेड पे शेयर्स में ऐसा नहीं होता। आपने आज रिलायंस का आईपीओ आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ गया, कंपनी शेयर बेच रही है, आपने उसके शेयर अगर खरीद लिए, तो आपको वो पैसा तभी दे देना है। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में आपको कब देना है पैसा, जब कंपनी क्या हो जाती है सर, वाउंड अप हो जाती है। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड कहां तक सर, टू द अमाउंट ऑफ गारंटी दैट दे हैव गिवन। उन्होंने जितना गारंटी लिया है, जितना अमाउंट उन्होंने
मेमोरेंडम में साइन करते वक्त मेंशन किया है उतना ही आप उनसे मांग सकते हो। याद रखना सर, लिमिटेड बाय लायबिलिटी के केस में आप जब चाहे तब पैसा मांग सकते हो, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी के केस में आप तभी जब वाइंडिंग अप हो जाता है ना कंपनी का, तभी पैसा आप मांग सकते हो। The next thing that comes in front of me is something called as unlimited company। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? देखो मैंने बताया ना, लिमिटेड बाय गारंटी एंडाउमेंट फी, चार्जेस, डोनेशंस, ऐसी इनकम मिलती रहती है ट्रस्ट को, इसलिए उनको ना शेयर होल्डर से पैसा नहीं लगता, इसलिए वहां पे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर्स रहेंगे ना सर, उनकी जो मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स बेसिकली उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब कंपनी अगर डूब जाती है और 1 करोड़ का लायबिलिटी आ जाता है तो पूरे के पूरे 1 करोड़ भी आपको कंट्रीब्यूट करने पड़ सकते हैं। तो इस कंपनी में सर, इसकी कंपनी में हमारी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट होता नहीं। हमेशा याद रखना है कि जिस दिन आप इस कंपनी की मेंबरशिप छोड़ देते हो, आप बोलते हो आज से मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं हूं, उस दिन से आपका मेंबरशिप की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है। हमेशा याद रखना, मान लीजिए हम 3 मेंबर्स है, ए बी सी, ठीक है, और कंपनी को 10 लाख रुपए लग रहे हैं वाउंडिंग अप टाइम पे, या फिर कंपनी को पैसे लग रहे हैं। अब जनरली क्या होना चाहिए, सबने 3.33 लाख देना चाहिए, तभी जाके 10 लाख रुपीज बनेंगे सर। लेकिन हो क्या रहा है पता है, बी पैसे ही नहीं दे रहा, सी भी पैसे नहीं दे रहा, तो ए को अकेले को बेचारे को 10 लाख देने पड़े, क्योंकि लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। तो ये क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ कहता है कि अगर ए जो है ना पूरा का पूरा पैसा भरता है या दूसरे मेंबर का पैसा भरता है, तो उस केस में ए के पास पूर्ण अधिकार आ जाता है कि वो दूसरे मेंबर से, बी और सी से क्या करे, उनका शेयर जो उन्होंने नहीं दिया था वो उनसे मांग सके। दैट इज ही, यानी ए विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, यानी बी और सी। तो देखिए सर, अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होता, लायबिलिटी तभी रुकती है जब आप सीज हो जाते हो, और बाकी की चीजें लिखी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप मतलब कितने मेंबर्स है आपकी कंपनी में, तो एक ही मेंबर है, एक ही मतलब एक ही शेयर होल्डर, एक ही मेंबर है, उसको कहते हैं 1% कंपनी। क्या कहते हैं? 1% कंपनी। पढ़ा है अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, या फिर आपने पढ़ा है प्रोप्राइटर बिजनेस, जिसमें एक ही बिजनेसमैन है। जैसे आपके पापा, उन्होंने मान लीजिए किसी ग्रोसरी स्टोर खोल दिया, जैसे मैं हूं आपको पढ़ा रहा हूँ, अकेला ही बिजनेस चला रहा हूँ, तो हम कहते हैं सर, हम लोगों को कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर प्रोप्राइटर्स बेसिकली। तो मैं अगर मेरे बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करता हूं, तो जो अकेला मेंबर बनाएगा ना, उसको हम कहते हैं सर 1% कंपनी। क्या कहते हैं इसको हम? 1% कंपनी। 1% कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डेफिनेशन देख लीजिए। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, इसको मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। इतना ही नहीं सर, जो 1% कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम क्या होता है नीचे देखने वाले हैं, जो 1% कंपनी का मेमोरेंडम होता है, इसमें एक दूसरे नाम बंदे का नाम भी लिखा होना चाहिए, इंडिकेट द नेम ऑफ अनदर पर्सन। सर क्यों? उसको कहते हैं हम नॉमिनी। देखो आप अकेले मेंबर हो ना, अगर आप मर गए, अगर आपको कुछ हो गया, तो उस केस में अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप मर गए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कौन चला गया बिजनेस, तो आपको बताना पड़ेगा एक नॉमिनी। ये नॉमिनी तभी काम करेगा जब सब्सक्राइबर, यानी कौन, जो मैं मेंबर, अकेला मेंबर हो, जब इसकी डेथ हो जाती है या फिर ये इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर। जो अदर पर्सन का नाम आप लिख रहे हो, जैसे मैंने मेरे केस में नाम लिख दिया मान लीजिए मिस्टर सी का, तो मिस्टर सी का नाम ऐसे नहीं लिख सकता मैं तो शाहरुख खान, सलमान खान का नाम भी लिख दूंगा। नहीं सर, आप किसी का भी नाम नहीं लिख सकते। आपको उनसे क्या लेना पड़ेगा? उनका रिटर्न कंसेंट, उनका हाँ कंसेंट कैसा लाना पड़ेगा? लिख के लेना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। और इस कंसेंट को आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल भी करना पड़ेगा। सर सो गए क्या? बिल्कुल भी सोना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी सोना नहीं है। जून का अटेम्प्ट जो हो सो निकालना है, कुछ भी करके निकालना है अपने को, बिल्कुल भी सोना नहीं। जाग जाओ, जागो ग्राहक जागो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के साथ, आरओसी कौन होता है? गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हुआ एक आदमी होता है जो कंपनीज के सारे लफड़े देखता रहता है। इस रजिस्ट्रार के साथ आपको इसका कंसेंट फाइल करना होता है। और आपका जब आप मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल्स, ई मेमोरेंडम या फिर ई आर्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब फाइल करोगे ना सरकार के साथ, तभी इसका आपको क्या करना है सर? कंसेंट फाइल करना है। याद रखना, अगर शाहरुख खान, सलमान खान का नाम लिख दिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसने रिटर्न कंसेंट दिया नहीं है। तो मिस्टर सी का नाम लिखूंगा जिसने मुझे कंसेंट दिया है। हो सकता है मिस्टर सी कल का मुझे नहीं रहना है, तो अपना कंसेंट क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है, अपने आप का हाथ, अपना हाथ इसमें से निकाल सकता है। हमेशा याद रखना है सर, हमेशा याद रखना है, जब भी ये अपना हाथ निकालना चाहेगा, जब भी ये अपना नाम निकालना चाहेगा, जब भी ऐसी केसेस आएंगी कि ये अपने बिजनेस में अब नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस मेंबर को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को एक नया इसके बारे में नोटिस देना पड़ेगा कि हमने एक नया नाम इसमें डाला है। क्या किया है? एक नया नॉमिनी हमने इसमें डाला हुआ है। इतना ही नहीं सर, याद रखना, अगर आप अपने नॉमिनी का नाम चेंज करते हो, नॉमिनी का नाम चेंज करते हो, तो कंपनीज एक्ट कहता है हम इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं मानेंगे। क्यों सर? अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए काफी लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब ये जो है ना नाम चेंज करना, ये तो रेगुलर होने वाला है, हो सकता है सी ना बोले, फिर कल डी ना बोले, फिर कल ई ना बोले।
तो इसलिए हम इसको मानेंगे कि ये चेंज नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं सर, कौन हो सकता है, हमेशा याद रखना, मेंबर और नॉमिनी दोनों लोग एक नेचुरल पर्सन मतलब जिंदा व्यक्ति होने चाहिए, भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 दिन इंडिया में होने चाहिए। तो अप्रैल में 10 दिन, मई में 20 दिन, ऐसा कर करके कुछ भी हो, लेकिन 120 दिन मिनिमम इंडिया में रहने चाहिए सर। वही लोग ओपीसी 1% कंपनी बना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऐसे ही लोग इस 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकते हैं। एक बंदा एक ओपीसी से ज्यादा 1% कंपनी से ज्यादा एक कंपनी नहीं खोल सकता, एक ही 1% कंपनी खोल सकता है। और वैसे ही सर एक नॉमिनी एक 1% कंपनी से ज्यादा किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता है। कोई भी माइनर ना 1% कंपनी बनवा सकता है ना उसका नॉमिनी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता सर। और ये जो आप कर रहे हो ना, दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बन रही कंपनी है, ये अग्रीमेंट के बेसिस पे बन रही कंपनी ये है। आगे पढ़ेंगे सर, आगे हम पढ़ेंगे, आगे आपको एक चीज दिखेगी कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी कभी भी सेक्शन 8 यानी चैरिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तो 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में बन सकती है सर, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, चैरिटी के लिए इस कंपनी को नहीं बनवा सकते। ये कंपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एनबीएफसी ट्रांजेक्शन भी कभी भी कैरी आउट नहीं कर सकती। हमेशा याद रखना, एक अकेली कंपनी होती है जहां पे जो मेंबर होता है ना, जो शेयर होल्डर है, ये खुद मेंबर भी है और एक अकेला डायरेक्टर भी है। The next thing in front of us is something called as private company. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है सर? अगेन हमने को कंपनीज एक्ट ने सीधा सीधा बताया है, प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अपने मेमोरेंडम में लिख के रखे कि हमारे जो शेयर्स है, हमारी जो सिक्योरिटीज है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, हम किसी पब्लिक में लोगों को बुलवा नहीं सकते, आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। यानी private company is a company which prohibits invitation to the public for subscription of their securities। और उसका एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए सर। कितना? ये कंपनी ने बताया, तो सरकार ने अभी तक बनाया गया है नहीं। तो हमेशा याद रखिए, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसका कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम बताया गया नहीं है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। और सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं सर। 200 से ज्यादा करना होगा तो फिर आप प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकते। तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200। एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना, 1% कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है। 1% कंपनी कैसी होती है? हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है। और ये क्या कर सकती है सर? यहाँ पे 1 मेंबर होगा चलेगा, लेकिन 1% कंपनी छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज को मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम सर ये होते हैं 200। लेकिन यहाँ पे बहुत बार केस स्टडी बन जाता है सर, अभी ध्यान से सुनिए। हमारे कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम बहुत खुश है इससे, तो इसको सैलरी बढ़ा के देने से अच्छा हम इसको बोलते हैं, देखो एक काम करता हूँ, हमारी कंपनी का शेयर जो 2000 रुपए में चल रहा है वो तुझे हम क्या करते हैं, सिर्फ 100 रुपए में देते हैं। वो खुश हो जाएगा, 100 रुपए में लेके 2000 में बेचेगा तो उसको 1900 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसको कहते हैं कि हम एम्प्लॉइज की मेहनत के लिए उनको क्या दे रहे हैं सर? शेयर दे रहे। अब देखिए, हाँ, ये मेरा एम्प्लॉय है, किसने अच्छा काम किया इसीलिए मैंने इसको शेयर दिया और इसीलिए मेरा क्या बन गया? मेंबर बन गया। और हो सकता है कि ये मेरा मेंबर लाइफ लॉन्ग मेंबर बन जाए, या हो सकता है कि कुछ सालों बाद इन्होंने मेरी जॉब छोड़ दी और अब ये सिर्फ मेरा क्या रह गया? मेंबर रह गया, सिर्फ शेयर होल्डर रह गया। तो हमेशा याद रखना है, जब आप ये 200 का नंबर कैलकुलेट करोगे ना मैक्सिमम, तो इसमें ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास शेयर दिए गए हैं, ऐसे लोग जो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में है और इनके पास शेयर है, या फिर जो कंपनी के साथ पीछे फॉर्मरली पहले एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के पास जॉब के लिए थे और तब उनको हमने शेयर से लॉट किए थे और अभी भी वो लोग हमारे मेंबर्स बने हैं, ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करना है। मतलब इतना ही आसान बताता हूँ, एक कंपनी है जिसके पास 300 मेंबर्स है, कितने? 300 मेंबर्स। तो सवाल आएगा सर क्या ये प्राइवेट कंपनी रहेगी? तो आप मोटा मोटा कहोगे नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर? 200 से ज्यादा है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे 60 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय भी है और अभी मेंबर भी है, क्योंकि एम्प्लॉय है इसलिए उनको शेयर दिया। और 40 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के पहले एम्प्लॉय थे, अब एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन तब उनको शेयर दिए थे, अभी इसलिए ये सिर्फ अभी क्या है? हमारे मेंबर्स है। तो आपको क्या करना है? 300 में से ये 60 और ये 40 हटा देने, जो बचते सिर्फ 200। तो 200 है सर, तो 200 तक तो चलता है, तो इस केस में आप लिखोगे नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्ट करती है, रोक के रखती है, इजीली ट्रांसफर नहीं करने देती। इतना ही नहीं, ये इन्विटेशन नहीं दे सकते लोगों को कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव, ज्यादा से ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स तक आप जाइए, उनको ही अपने शेयर्स दीजिए। स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी क्या हम देखने वाले हैं? अगेन 1% कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है? सेक्शन 10 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका 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 जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है। पेड अप शेयर कैपिटल यानी क्या? आपने मार्केट में शेयर बेचने को लाए, लोगों ने खरीद लिया, पेड अप शेयर कैपिटल ये 4 करोड़ या उससे कम है सर।
पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है उससे कम है, प्लस एडिशनल सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दूसरी कंडीशन ऐसी है कि उसका जो टर्नओवर है, उसका जो सेल्स है वो 40 करोड़ या उससे कम है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे इसको स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी क्यों होती है? सरकार इसको काफी ज्यादा एग्जम्पशन दी थी, कहते हैं आपको जो नोटिस रहती है लोगों को मीटिंग के लिए बुलवाने के लिए, उसको टाइम ज्यादा मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। दूसरा ऐसा होता है कि इसको काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसलिए स्मॉल कंपनी होती है। अब बहुत लोगों का सवाल रहेगा सर बुक में तो 10 करोड़ वगैरह लिखा हुआ है, बेटे ये हायर लिमिट है, 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ जो है ना हायर लिमिट है, सरकार को बार बार अमेंडमेंट ना करना पड़े इसलिए हायर लिमिट देके रखा है। तो जब सरकार चाहती है सिर्फ एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये 4 करोड़ को 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है। तो सर पेपर में लिखना है? बिल्कुल भी नहीं, पेपर में नहीं लिखना है। हमने काफी रैंकर्स के पेपर देखे, कुछ एनालिसिस मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है, जिसमें इन्होंने ये तब 5 करोड़ था तो ये सब लिखा नहीं था, सिर्फ मेन प्रोविजन जो थी 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है उससे कम एंड टर्नओवर 40 करोड़ है उससे कम, ये वाली प्रोविजन लिखी थी और उसको फुल मार्क्स इसके मिले थे। तो पेड स्मॉल कंपनी है ऐसी कंपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखना ये कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती, सब्सिडियरी नहीं हो सकती। सर ये क्या होता है आप बताएंगे आगे। दूसरा ये कभी भी सेक्शन 8 यानी चैरिटी कंपनी नहीं हो सकती। तीसरा सर ये जो कंपनी है जो कंपनी है किसी स्पेशल एक्ट में यानी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती। तो ये कंपनी हमेशा कैसी होनी चाहिए सर? प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यही से शुरू होता है डेफिनेशन, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या इससे कम है एंड टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, तो वो बन जाएगी स्मॉल कंपनी। द नेक्स्ट थिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ सर पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्या आसान है सर, ये डेफिनेशन देके रखा है कंपनीज एक्ट में, अगर और आसानी से बताओ तो इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे रिलायंस मैं बेचता हूँ आप खरीद सकते हो, इसका कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसमें मिनिमम नंबर 7 मेंबर चाहिए, मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ही नहीं होता सर, इसीलिए तो रिलायंस के करोड़ों शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं। और याद रखना अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी और आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी मम्मी आपके पापा जो आपकी होल्डिंग कंपनी, ये अगर एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो इवन व्हेन अ प्राइवेट कंपनी हो हमको डीम्ड, आपको मान लेंगे कि आप एक पब्लिक कंपनी हो, तो सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सर ये होल्डिंग और एक सब्सिडियरी क्या होता है इसको पहचान लेते, इसको समझ लेते ध्यान से, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है सर, ध्यान से सुनना है मैं जो बताने वाला हूं। हमेशा याद रखना कोई भी कंपनी अगर दूसरे कंपनी के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती है तो उसको कहते हैं कंट्रोल करना। क्या कहते हैं? कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे कर सकती है सर? एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर सकती है जब हम उसके 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ यानी क्या 51% शेयर या उससे ज्यादा शेयर क्या कर सकते हैं उसके परचेस कर ले। अब हमेशा याद रखना है सर शेयर परचेस करके कुछ नहीं होता। परचेस कौन से शेयर्स करने हैं आपको? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को मिलती है सर वोटिंग पावर, कंपनी के हर डिसीजन में आप वोटिंग कर सकते हो अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता नहीं है। तो कभी भी अगर कोई एक कंपनी, मान लीजिए मिस्टर एक कंपनी ए है, ये कंपनी अगर बी कंपनी के 50% से ज्यादा मतलब 51% और मोर शेयर्स अगर खरीद लेती है तो हम बोलेंगे कि ए कंपनी बी कंपनी को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो उस केस में ए हो जाती है बी की मम्मी, यानी ए को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी और बी को हम कहेंगे उसकी सब्सिडियरी कंपनी। क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। अब कोई कोई कंपनीज होती है सोचती है मेरे मैं इतना पैसा अटका के रखूं 51% शेयर इसके खरीदते, उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मान लीजिए इनके 10 डायरेक्टर्स है, 10 कितने 10 डायरेक्टर्स, तो मेजोरिटी कितनी होगी 10 की? 6 इज द मेजोरिटी। तो 6 या 6 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या फिर रिमूव करना इसकी पावर में मेरे पास ले लेता हूं। यानी ये ए कंपनी बी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इसका जो कंपोजिशन है, इसमें जो लोग है, इसमें से मेजोरिटी लोग मतलब 6 या 6 से ज्यादा लोग मतलब मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स को हटाने की या अपॉइंट करने की क्षमता अगर रखती है तो उसको भी हम कहते हैं सर कंट्रोल आ गया। और अगेन इस केस में ए विल बी द सब्सिडियरी होल्डिंग एंड बी विल बी द सब्सिडियरी। तो होल्डिंग कंपनी मतलब एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल का मतलब होता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है या फिर जो टोटल वोटिंग पावर है यानी जो इक्विटी शेयर्स है ना वो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद के बैठी है सर। अगर और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए क्या होता है सर, कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडियरी कंपनी। यानी ए ने बी को कंट्रोल कर रहा है, ए बी को कंट्रोल कर रहा है। कैसे करोगे सर? या तो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स ले लिए इक्विटी शेयर्स, या फिर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन मेजोरिटी में कंट्रोल किया। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सको, अपॉइंट कर सको, नहीं, 10 में से मेजोरिटी यानी 6 या 6 से ज्यादा डायरेक्टर्स को हटा सकते हो या फिर अपॉइंट कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या कर रहे हो सर? कंट्रोल कर रहे हो। हम तब हम मानेंगे आपको होल्डिंग या फिर सब, तभी आपकी औकात मानेंगे हम, नहीं तो हम आपको गिनेंगे ही नहीं।
हम आपको गिनेंगे ही नहीं। तो देखिए सर, ए बी को कंट्रोल कर रहा है एंड बी सी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सी के लिए बी होल्डिंग है एंड बी के लिए ए होल्डिंग है। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे केस में ए सी के लिए भी होल्डिंग कंपनी हो गया, क्योंकि ए होल्डिंग है बी का एंड बी होल्डिंग है सी का, तो सी के लिए इनडायरेक्टली ए क्या हो गया सर, होल्डिंग कंपनी हो गया। इसको कहते हैं लेयर। क्या कहते हैं, लेयर। जब हम एक होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का एक रिलेशनशिप ऐसे बनेगा ना, इसको कहते हैं वन लेयर। जब अब दूसरा रिलेशनशिप बन रहा है बी एंड सी के बेस में, इसको कहते हैं सेकेंड लेयर। ठीक है। दूसरा सर, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो सारे डायरेक्टर्स को या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को, तो हम कहेंगे आपका कंट्रोल है सर। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी। मैं किसी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो ओपिनियंस है, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो कंपनी कंसीडर करे। इसको कहते हैं सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं इसको, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब आता है सर किसी भी कंपनी में, जब हम जो यहाँ पे कितना शेयर ले रहे थे 51% या उससे ज्यादा, मोर देन हाफ शेयर परचेस कर रहे थे। यहाँ पे मोर देन हाफ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, 20% से लेके 50% तक किसी भी रेंज में आप शेयर खरीद लो। कितना, मिनिमम 20% आप शेयर ले लो, मैक्सिमम 50% तक। सर 50% क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं? इससे ज्यादा ले लोगे तो बच्चे कंट्रोल आ जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी। तो अगर आप 20% से 50% तक शेयर्स खरीद लेते हो किसी कंपनी के, तो जो सामने वाली कंपनी है यानी ए बी के 20% या 50% तक शेयर्स खरीद रही है, तो बी हो जाएगी ए की एसोसिएट कंपनी। कौन हो जाएगी सर, एसोसिएट कंपनी। एंड ए को क्या कहेंगे, फिर ए को हम कहेंगे इन्वेस्टिंग पार्टी। या फिर दूसरा केस होता है सर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप से बहुत अलग होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में हम क्या करते हैं कि भाई अदानी, मिस्टर अदानी जी एंड रिलायंस बाबू दोनों एक साथ आ जाते हैं और एक कंपनी बनाते हैं एक्स लिमिटेड। ये कंपनी बनती है नासिक में, मुंबई में एक रोड बनाने के लिए। जैसे ही रोड बन जाता है, ये कंपनी, ये जो एक्स लिमिटेड, ये टूट जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं सर जॉइंट वेंचर। ऐसे केस में भी सर एक्स लिमिटेड क्या मानेंगे हम, एसोसिएट है रिलायंस की और अदानी की। आगे चलेंगे सर, आगे चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसमें हम देख रहे हैं अभी एक्सेस टू कैपिटल, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आप ला सकते हो। तो एक कंपनी होती है जो दुनिया भर में सारे इंडिया से पैसा ला सकती है, जिसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है दुनिया भर में ना, इंडिया में काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे सर स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, एक फलिया, एक प्लेट लगा हुआ है जिसके ऊपर बताया गया रिलायंस का प्राइस इतना है, इतने लोग सेल करना चाहते हैं, इतने लोग खरीदना चाहते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। जो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, ठाणे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन इसमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसके ऊपर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काफी अच्छा कंट्रोल होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉड हो रहा है कि नहीं वगैरह। तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनको सेबी मानता है, देखता है, पहचानता है, इसको कहते हैं सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पार्टी या फलिए पे जिन जिन कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं, लिस्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी इंडिया में कहीं से भी पैसा ला सकती है। तो देखिए सर, कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड और लिस्ट देयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड शैल नॉट, बेसिकली अलग चीज एक्सेप्शन बोल रहा है ये। यहाँ पे मैंने जो बताया याद रखिए, लिस्टेड कंपनी यानी कंपनी जो लिस्ट करती है अपने शेयर्स ऑन द लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। देन देखिए अनलिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है सर। अनलिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। आगे आ जाता है सर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कैसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब मान लीजिए एक लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्लस एक स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट प्लस गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे सब मिलके कोई भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला, स्टेट गवर्नमेंट अकेला, या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में मिलके मोर देन हाफ यानी 51% या उससे ज्यादा अगर शेयर खरीदते हो, तो इस कंपनी को हम कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी। याद रखना आपको, वोटिंग पावर खरीदना है यानी इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं। तो जब 51% उससे ज्यादा आप पेड अप शेयर कैपिटल खरीदते हो किसी भी कंपनी का, कौन खरीदता है, केंद्र सरकार या केंद्र और एक राज्य सरकार, या सिर्फ राज्य सरकार, या फिर केंद्र सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्य सरकारें मिलके, तो हम उसको कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा होता है सर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसको इंडिया के बाहर बनाया गया है। जैसे हम कहेंगे एप्पल आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, एप्पल आईएनसी यूएस की कंपनी है। तो कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर बनी हुई है, लेकिन इसका इंडिया में कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस बना हुआ है, या तो इन्होंने इंडिया में एक एजेंट रखा है बिजनेस करने के लिए, या फिर या तो फिजिकली दुकान खोला जैसे एप्पल ने अभी अपने मुंबई में खोला, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब अमेजोन के थ्रू यहाँ पे आप बेच रहे हो, या फिर आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कर तो रहे हो, साथ ही साथ इंडिया में आपका कोई बिजनेस एक्टिविटी, मतलब क्या आप इंडिया में आके कुछ ना कुछ जरूर बेच रहे हो। तो जब इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका ब्रांच है, ऑफिस है, ऑनलाइन मोड में है, या फिर एजेंट है, और इंडिया में आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप बन जाओगे सर फॉरेन
कंपनी। आगे आ जाता है सर सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब इंडिया में ट्रस्ट नाम का एक चीज होता है जो करता है चैरिटी, लोगों को इसके ऊपर है नहीं भरोसा, तो कंपनीज में इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नाम के लिए कंपनी है, ऐसी कंपनी होती है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनती है, जिसको हम कहते हैं कासा। कासा यानी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या फिर स्पोर्ट्स। ऐसे काम अगर आप करते हो, इनमें से कोई भी काम आप करने के लिए बने हो, आपको पैसा नहीं कमाना है, अगर आप पैसा कमाते हो तो आप इसको लोगों में बांटने नहीं वाले हो, तो आप बन जाते हो सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को कोई मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं देता, सेक्शन 8 कंपनी बनती है कासा के प्रमोशन के लिए। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, अगर कमा भी लेती है तो ये यूज करेगी इस प्रॉफिट को इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इतना ही नहीं सर, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्पेशल लाइसेंस देगा तभी ये कंपनी बन सकती है। इन कंपनीज को आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ता। अगर आप लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो आपके नाम के आगे आपको लिमिटेड लगाना पड़ता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपके नाम के आगे आपको लगाना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ये कंपनीज को, सेक्शन 8 कंपनीज को ऐसा कुछ लगाना नहीं पड़ता सर। ये कंपनीज को नाम के आगे क्लब, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह आप लगा सकते हो, जाके सर्च कीजिए, फिक्की नाम का एक है, ठीक है। अगर आप आपका काम झूठा झूठा कर रहे हो, कॉन्ट्रवीन कर रहे हो कंडीशंस को, आपका लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट छीन लेगी। और इतना ही नहीं सर, जब आपका लाइसेंस छीन लेगी, लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, तो केंद्र सरकार आपको बोल सकती है या तो आपका स्टेटस बदले, यानी आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कीजिए अपने आप को, अपना नाम भी बदलिए, नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम डालिए, या फिर अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, वाइंड अप हो जाइए पूरे तरीके से, या फिर किसी और ट्रस्ट के साथ क्या हो जाइए, एक साथ हो जाइए, अमालगमेट हो जाइए। जैसे आप अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो हम बोलेंगे जाइए टाटा ट्रस्ट में मिक्स हो जाइए, टाटा सेक्शन 8 कंपनी में मिक्स हो जाइए। इतना ही नहीं सर, ये अपनी जनरल मीटिंग जो होती है, मतलब क्या, अपने मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलवाने के लिए मिनिमम 21 दिन की नोटिस देनी पड़ती है नॉर्मल कंपनी को। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ होता नहीं, इनको बोला गया 14 डेज की नोटिस दे दो, 14 डेज की नोटिस के बाद आपके मेंबर्स आ जाएंगे। याद रखना है सर, याद रखना है, इनको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सीए फाइनल में पढ़ने वाले नॉमिनेशन कमेटी और शेयर रिलेशनशिप कमेटी, ये आप अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी कमेटी बनाने का रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनीज को होता नहीं। और याद रखना, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर यानी शेयर होल्डर जरूर हो सकता है। अब हम देखेंगे केंद्र सरकार के अधिकार, पावर जो होते हैं ना सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देने के। याद रखना है, सेक्शन 8 कंपनी को केंद्र सरकार क्या करेगा, लाइसेंस दे सकता है विदाउट एडिशन ऑफ दिस वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के नाम के आगे, और वो लाइसेंस देगा जो कंडीशन केंद्र सरकार को लगते हैं, वो कंडीशन इस लाइसेंस में वो डाल के देने वाला है। याद रखना है, जो रजिस्ट्रार होता है वो जब भी ऐसे लोग मिलके बोलेंगे कि हमको सेक्शन 8 कंपनी खोलना है, रजिस्ट्रार इस कंपनी को रजिस्टर कर लेगा अपने अंडर सेक्शन 8 कंपनी, और सरकार से इनको लाइसेंस दिलवा देगा। अब याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला ये पॉइंट होता है सर, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। केंद्र सरकार ये लाइसेंस निकलवा सकती है, रिवोक कर सकती है, कब 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 कब। सबसे पहले अगर आप क्या करते हो ना, फ्रॉडुलेंटली काम करते हो, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बने हो वो ऑब्जेक्ट आप वायलेट करते हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, यानी कि आप किसी टेररिस्ट को मदद कर रहे हो, तो ऐसे केस में केंद्र सरकार आपका लाइसेंस छीन लेगी, आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड डालना पड़ेगा। और इतना ही नहीं सर, केंद्र सरकार ये अपने आप नहीं कर सकती, इसको करने से पहले आपको एक रिटर्न नोटिस देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको भौंकने का मौका है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मतलब आपको बोलेंगे आइए बताइए कि क्यों हम आपका लाइसेंस ना छीन ले, ऐसा आपको पूछा भी जाएगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सरकार को अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो आपका लाइसेंस छीन लेंगे। केंद्र सरकार का जो ऑर्डर रहता है ये फाइनल ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो आप अपने आप को बाउंड अप यानी पूरी तरीके से बंद कर दो, या फिर आप क्या कर दो, अपने आप को अमालगमेट यानी मर्ज कर दो किसी और ट्रस्ट के साथ, किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सेम ऑब्जेक्टिव्स है, और उसके साथ आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने एसेट लायबिलिटीज को दे दो। ये हमेशा याद रखना है, जो भी कंपनीज है ना, जो भी कंपनी सेक्शन 8 का लाइसेंस लेके बुरे काम करेगी उसको मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक पेनल्टी लगेगा, और जो डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इसमें शामिल रहेंगे उनको मिनिमम 25,000 से लेके 25 लाख का तो फाइन लगेगा। और अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व ऐसा सरकार को समझ गया तो सेक्शन 447 जो आप सीए फाइन में पढ़ने वाले हो, इसकी पेनल्टीज आपके ऊपर लग जाएगी। अब एक कंपनी होती है सोती हुई कंपनी, जिसको हम कहते हैं डॉर्मेंट कंपनी। अगर मैं कंपनी बनाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मैं 3 साल बाद इसका बिजनेस 3 साल बाद चालू करूं, मैंने अभी सिर्फ कंपनी बनवा के रखी, हो सकता है मैं रियल एस्टेट बिजनेस करवाना चाहता हूं लेकिन अभी तक मेरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है, तो एज अ सिक्योरिटी मैंने सिर्फ कंपनी खोल के रखी। तो अगर एक कंपनी में बनवाता हूं ताकि वो सिर्फ कोई असेट होल्ड करके रखे, या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूं मैं उसको, या इसके असेट्स में सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बाकी आगे जाके मैं इसको यूज करने वाला हूं, अभी कंपनी कुछ भी काम नहीं करती, साथ ही साथ कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं करती। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये आपको मैं नीचे बताऊंगा। तो कोई भी कंपनी अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या सिर्फ असेट खरीदी करके उसके पास रखना है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करके अगली उसके पास सिर्फ रखना है, और इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अगर ये नहीं करती, तो ऐसे कंपनीज को हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिलवा सकते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी अगर इनएक्टिव कंपनी है
तो ये वाली कंपनीज क्या कर सकती है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी हमको डोरमेंट कंपनी जाहिर करो। अगर आपको डोरमेंट कंपनी जाहिर किया जाता है सर, तो आपको काफी एग्जम्पशंस मिलते हैं, आपको टाइम टू टाइम वगैरह जो फाइल करना होता है, रिटर्न को करने नहीं पड़ते, आपका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाता है। पढ़ लेते हैं सर सबसे पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो ये चारों में से एक भी नहीं है, मतलब परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, सैलरी, कुछ भी आप दोगे, अगर वो ये चारों में नहीं बैठता तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। पहला, आप रजिस्ट्रार को जो फीस भरते हो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। दूसरा, इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए, जैसे आपको इस एक्ट ने बोला आपको ऑडिट करवाइए, तो आप ऑडिट फीस दे रहे हो सीए को, तो ये वाला खर्चा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आने वाला। आप आपके शेयर आपके मेंबर्स को अलॉट कर रहे हो, ये वाला ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आने वाला। और अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यानी अकाउंटेंट को आप सैलरी दे रहे हो, अकाउंटिंग फीस दे रहे हो, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो ये चार छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसको सेट में मानेंगे। और याद रखना, अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो उस केस में आपका सैट नहीं होना चाहिए, यानी आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया होना चाहिए। साथ ही साथ आप बने हो फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर में एसेट होल्ड करने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए आप बने हुए हो। दूसरा इसमें दिया गया है सर, आप इनएक्टिव कंपनी हो। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या, सबसे पहली चीज, आप कोई बिजनेस या ऑपरेशन कैरी आउट ही नहीं कर रहे हो, बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपने पिछले 2 सालों का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब ये 4 ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या फिर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न जो इनको हर साल भरना पड़ता है, ये भी अपने पिछले 2 सालों में नहीं भरा, इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप इनएक्टिव कंपनी हो जाते हो। इनएक्टिव कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी कि सर हमको डोरमेंट कंपनी जाहिर कीजिए। एक होता है निधि कंपनी, आपकी मम्मी करती है, किटी पार्टीज करती है, पता है, सब लोग आके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा जमा करते हो और हर एक की चिट्ठी चीट निकाल दे, इसका नाम आ गया, इसको पैसा दे देते हैं। ऐसी कंपनीज बन जाती है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। लोगों में सेविंग हैबिट बन सके इसलिए, सेविंग हैबिट्स बन सके इसलिए ये कंपनीज बनाई जाती है, इनको कहते हैं निधि कंपनीज। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमेशा याद रखना, जब भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंपनी बनाती है किसी लॉ के अंदर, या फिर 51% या उससे ज्यादा परचेज कर लेती है उसके शेयर, तो हम उसको कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी। और एक गवर्नमेंट कंपनी है अगर वो एलआईसी आती है, अगर वो आईडीएफसी है, अगर वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, अगर केंद्र सरकार ने किसी एक्ट के अंदर, किसी नोटिफिकेशन के अंदर उसका नाम जाहिर किया है, तो ऐसी कंपनीज को आप कहेंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर कंपनी को चालू कैसे करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या है, सो गए क्या सब लोग, बिल्कुल भी नहीं सोना है, थोड़ा सा ही बाकी है, बस खत्म, बस खत्म, थोड़ा सा ही बाकी। सर रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप प्रमोटर लोग इकट्ठा करो। प्रमोटर मतलब ऐसे लोग जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को बनाने के आइडिया लेके आते हैं, जो कंपनी को रजिस्टर और खोलने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप लेते हैं, इनको कहते हैं सर प्रमोटर्स। ये अब आप या मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते, ये कोई बैंकर्स नहीं होते, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई क्या कह सकते हैं हम इसको, लीगल एडवाइजर नहीं होते, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब 2 लोग आ रहे हैं मेरे को पूछ रहे हैं कि सीए सर मुझे बताइए कंपनी खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं प्रमोटर नहीं हूँ सर। प्रमोटर तो वो लोग हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जिन जिन लोगों का नाम आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, प्रोस्पेक्टस यानी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर फॉर द शेयर, इसमें इनका नाम दिख जाता है, या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न में इनका नाम दिख जाता है, या फिर ये लोग कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर, डायरेक्टर या कुछ भी बन के कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके एडवाइस, जिनके डायरेक्शन, जिनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, कुछ भी एबीसी में से फुलफिल हो जाता है तो उसको हम कहेंगे सर प्रमोटर्स। क्या कहेंगे सर, प्रमोटर्स। तो स्टेप्स देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है सर डॉक्यूमेंट्स फाइल करना आपको रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार जी के पास जाइए, आरओसी जी के पास जाइए और उनको आप क्या कीजिए, आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दीजिए। सर ये एमओए क्या होता है, नीचे देख लेंगे हम। इसके ऊपर जितने भी लोग प्रमोटर्स है ना, इनकी क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, इनको हम कहेंगे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, इनकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर साइन होनी चाहिए। जाइए एक सीए में या फिर एडवोकेट के पास जाइए और उनसे एक डिक्लेरेशन लेके आइए। ये डिक्लेरेशन में वो सीए से लिखवा के लीजिए कि इन लोगों ने जो भी कंपनी बनवाई है, इस कंपनी ने सारे कंपनी लॉ के रूल्स फॉलो किए हैं। इतना ही नहीं, हर एक सब्सक्राइबर से, जो लोग इसके ऊपर साइन करने वाले हैं ना, उनसे डिक्लेरेशन लीजिए। क्या, पहला कि ये बंदे के ऊपर कंपनी चालू करके फ्रॉड करने का कोई भी कॉन्विक्शन नहीं लगा हुआ है, ये बंदे का कोई भी गिल्ट, ये प्रूव नहीं हुआ है गिल्टी ऑफ एनी अंडर द कंपनी एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी एक्ट, गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है अंडर ऑफ एनी फ्रॉड। कितना सर, ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, तो 5 साल के पहले अगर कन्विक्ट हुआ होगा तो चलेगा, लेकिन पिछले 5 साल में ये गिल्टी नहीं प्रूव हुआ है फॉर फ्रॉड, या फिर ये इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए, ये दोनों चीजें उसे लिखवा के लीजिए। इतना ही नहीं, उसे ये भी लिखवा के लीजिए, सीए से नहीं है, ये मैं सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ, सीए से तो हमने ये यहाँ पे लिखवा के लिया,
कि इस एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो इन लोगों ने फुलफिल करी है, ऐसा हमने डिक्लेरेशन लिखवा के लिया है। ये डिक्लेरेशन हम प्रमोटर से ले रहे हैं। प्रमोटर तीसरी चीज लिखेगा सर उसने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है वो सारी करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है, और ऐसी 3 चीज लिखवा के ये सारी चीजें इसके नीचे आपको लिखना है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या रहने वाला है, ये जो सब्सक्राइबर्स है इनका आपको डिटेल्स देने, नाम, इनका सरनेम, इनके पापा का नाम, फैमिली का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, इनकी नेशनलिटी, इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिखना है। इतना ही नहीं सर, जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, और ये सब लिख के आपको क्या करना है, आरओसी को सबमिट करना है। आरओसी अगर खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है ये सब चीजों के, उसको लगता है सब सही है, तो वो क्या करेगा, आपको एक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे वो लिख के देगा आपको एक नंबर जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीन कहते हैं, सीन। ये सीन हर, जैसे आप लोग का पैन नंबर है, आप लोग का आधार नंबर है, वैसे कंपनी का सीन भी रहेगा। कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमेशा मेंटेन करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, तब तक रखने जब तक कंपनी इस एक्ट के अंदर बंद नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती। और अगर कोई भी बंदा इस एक्ट, ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिए इसमें क्या करता है, कुछ फॉल्स बोलता है, इनकरेक्ट बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 144 सेक्शन 447 के अंदर फ्रॉड का केस दाखिल हो जाएगा सर। और इतना ही नहीं, ये जो है ना ऊपर वाला जो था, ये था, ये वाला जो था ना, ये वाला किधर गया किधर गया किधर गया, देखिए ये वाला जो है ना, कि अगर आप ये जो आप बोल रहे हो, आप जो यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेशन करने के बाद, कंपनी खोलने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन देते रहते हो किसको, आरओसी को, कंपनी खोलने के बाद अगर आरओसी को समझता है कि आपने क्या किया सर, कंपनी गलत नाम, गलत डॉक्यूमेंट देके खोली, झूठ देके खोली, तो उस केस में भी कंपनी के या फिर इन लोगों के अगेंस्ट 447 में एक्शन लिया जा सकता है। तब आप डायरेक्टर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ए बी एंड सी ने झूठ बोल के कंपनी खोली और आप 3 साल बाद ए और बी दोनों ही इसमें डायरेक्टर है, सी है ही नहीं, तो भी सी के ऊपर एक्शन हम ले सकते हैं। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। ये क्या कहता है कि जो ट्रिब्यूनल होता है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेसिकली एक कोर्ट है ये कोर्ट को अगर लगता है, किसी ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन यानी कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को जाके बताया कि देखिए सर ये कंपनी ना झूठे फॉल्स फैक्ट देके बनाई गई है, या फिर ये कंपनी फ्रॉड का काम करती है, और अगर ट्रिब्यूनल इस केस में सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल है, तो पहला ऑर्डर वो पास कर सकता है कि क्या करें, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को अल्टर करो एंड कंपनी को क्या करो पता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, कंपनी का मैनेजमेंट इसको बदलो, मतलब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स बदल दो, और ट्रिब्यूनल बोलेगा वो लोग अब कंपनी को मैनेज करेंगे, ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। या फिर दूसरा ऑर्डर पास करता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। या फिर तीसरा ऑर्डर पास करता है सर, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा दिया जाएगा, या फिर कंपनी को बंद कर दो, इन्हें वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकते हैं, या वो ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो भी ट्रिब्यूनल पास करेगा। लेकिन याद रखना, ट्रिब्यूनल अपने मन से पास नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा सर, इस केस में कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि आइए आपकी बात, आपका मन हमारे सामने बताइए, इसके बाद ही हम ये करने वाले हैं। और ये ऑर्डर पास करते वक्त जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसको ट्रिब्यूनल पहले कंसिडर करेगा, नहीं तो लोगों को नुकसान ना हो जाए इसके वजह से। कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, तब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे एक चीज आई, स्पाइस नाम की। स्पाइस यानी सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपको कंपनी खोलने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। इस स्पाइस में फॉर्मेट दिए गए, इस फॉर्मेट में आपको अपनी डिटेल्स भरने हैं और आपका एमओ एओ इमीडिएटली फाइल हो जाएगा, आपकी कंपनी इजीली ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सर अगर मैंने कंपनी को एक बार रजिस्टर किया तो इससे इफेक्ट इंपैक्ट क्या आने वाला है, देखते हैं एक एक करके। हम वही होता है सर, परपेचुअल सक्सेशन में आ जाएगा, कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, किसी के नाम पे अपने ऊपर केस दाखिल करवा के ले सकती है, कंपनी को सारी चीजें कर सकती है जो एक लीगल एंटिटी कर सकता है। इतना ही इफेक्ट रहने वाला है सर। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं, हम धीरे धीरे चेक करेंगे। अब सबसे पहले कैपिटल के टाइप्स देख लेते हैं सर। कैपिटल के टाइप्स होते हैं नॉमिनल, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। हमेशा याद रखना है, जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हो तो आपको बताना पड़ता है ये कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल पूरे लाइफ टाइम में रेज करेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा कंपनी 10 करोड़ रेज करेगा। इसके ऊपर याद रखना स्टैंप ड्यूटी टैक्स भरना पड़ता है सरकार को, इसलिए आप अनगिनत इनफाइनाइट नाम नहीं लिख सकते। तो ये 10 करोड़ जो मैक्सिमम कैपिटल है इसको कहा जाता है सर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इससे ज्यादा किसी भी टाइम पे कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती। अगर रेज करना होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज यानी अल्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें से कंपनी को जरूरत सिर्फ 1 करोड़ की, तो कंपनी 1 करोड़ का कैपिटल मार्केट में इशू करती है। क्या करती है, इशू करती है। तो इसको कहते हैं सर इशूड कैपिटल, जो मार्केट में घूम गया है, मार्केट में हमने दिया है कि चलिए आप लोग हमारा शेयर्स खरीदिए। इस 1 करोड़ में से मान लीजिए सिर्फ 50 लाख के लिए
लोग क्या करते हैं, आपके शेयर खरीदते हैं, इसको कहते हैं सर सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन ये 50 लाख में से जो पैसा आना चाहिए 50 लाख, लेकिन लोगों ने सिर्फ 40 लाख रुपए दिए, बाकी के पैसे आने हैं, तो इस 40 लाख को हम कहते हैं सर पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं सर इसको हम, पेड अप कैपिटल। अगर ये क्लियर है तो ये चारों टर्म्स आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए 10 लाख आना बाकी है, तो कंपनी क्या करती है, 2 लाख रुपए मंगवा के मांगती है लोगों से, तो इसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी क्या कर रही है, कॉल कर रही है पैसा। तो देखिए सर, नॉमिनल ऑथोराइज रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। दूसरा होता है सर इशू, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। इशूड कैपिटल मतलब जो कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए मार्केट में बेचती है, ताकि लोग इसके लिए कैश देवे या फिर पैसा देवे और हम इसको शेयर अलॉट कर सके। तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या सर, जो लोग एक्चुअली इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं। तीसरा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो पैसा जो लोगों से आना है लेकिन अभी तक आया नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, उसके लिए कॉल लगाया कि लाइए पैसा लाइए, कॉल्ड अप कैपिटल। एंड पेड अप कैपिटल मतलब एक्चुअली जो पैसा भर के रखे लोगों ने हमारे पास, उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सर शेयर। शेयर क्या होता है, बेसिकली कंपनी जो है ना, एक कंपनी, इस कंपनी की ओनरशिप में, इस कंपनी की ओनरशिप में आपको शेयर चाहिए, आपको आपका अधिकार चाहिए। ये अधिकार चाहने के लिए एक पेपर खरीदना पड़ेगा, इस पेपर के कहेंगे हमसे शेयर। तो शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक शेयर कंपनी के शेयर कैपिटल का शेयर बताता है सर। शेयर मतलब शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक यानी क्या, मल्टीपल शेयर्स को एक साथ कर दोगे तो उसको हम कहेंगे स्टॉक। हमेशा याद रखना है, शेयर जो होता है ना सर, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। दूसरा, शेयर सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, हर एक शेयर सर्टिफिकेट को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। सर पढ़ते हैं सर सबसे पहले शेयर कैपिटल के टाइप्स। पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरीके के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जैसे कि मैंने एक शेयर दिया चिन्मय, मतलब मैंने, टाटा कंपनी मेरे को 2 इक्विटी शेयर्स देती है। अब मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूं उन लोगों के लिए, इसलिए मेरे हर एक इक्विटी शेयर के साथ मैं सिर्फ एक वोट कर सकता हूं। तो 2 इक्विटी शेयर है तो कोई भी डिसीजन में 2 वोट लगवा सकता हूं। लेकिन टाटा जी शेयर्स मांग रहे हैं, टाटा कंपनी है, टाटा जी को शेयर देगी, तो टाटा जी को क्या रहेगा सर, हर एक शेयर के पीछे में हो सकता है वो 10 वोट कर सके। तो टाटा जी ने अगर 10 शेयर लिए, तो जहां पे मैं 10 लेता तो मुझे 10 वोटिंग राइट मिलते थे, लेकिन टाटा जी को 10 के लिए मिलेंगे 100 वोट्स, क्योंकि हर एक शेयर के लिए उनको 10 वोट करने का अथॉरिटी। उसको कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हो सकता है कि जैसे मैंने वोटिंग राइट्स अलग हो सकते हैं, डिविडेंड के राइट भी अलग हो सकते हैं, इसको डीवीआर भी कहा जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता। हमेशा याद रखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअल ओनर्स होते हैं, इनको डिविडेंड मिलता है जो फिक्स नहीं होता है, कंपनी चाहे तो दे नहीं तो नहीं देवे। इनके ऊपर सब रिस्क होती है, कंपनी डूब जाती है तो सबसे लास्ट में पेमेंट इनको किया जाता है। तो जिनको कम रिस्क लेना है ना, वो लोग ले लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिसको हर साल डिविडेंड 100% मिलेगा, या तो अमाउंट फिक्स रहेगी या फिर परसेंटेज फिक्स रहेगा। अमाउंट फिक्स मतलब हम बोलेंगे हर शेयर के पीछे 10 रुपए हर साल देंगे, अमाउंट फिक्स है। हम बोलेंगे हर शेयर के पीछे 8% हर साल हम फिक्स देंगे, तो इसको कहते हैं फिक्स रेट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, और इतना ही रीपेमेंट, मतलब कंपनी जब डूब जाएगी तो सबसे पहले इनको पैसा दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के पहले। इसको कहते हैं सर प्रेफरेंस शेयर, जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट। अब आपको बताता हूं सर एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन, इस कंपनी का उगम, इस कंपनी का स्थान, इस कंपनी की औकात यानी इस कंपनी का पावर लिखा जाता है। इस कंपनी का मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट इस कंपनी को बनवाता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के सारी चीजें बताता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के राइट्स बताता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। वैसे ही कंपनी के सारी चीजें डिसाइड करने वाला कौन होता है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कंपनी का काम क्या होगा, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, और हर एक बंदा, क्रेडिटर से लेकर शेयर होल्डर से लेकर हर एक बंदे को कंपनी के साथ डील करने से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी में लिखा होता है कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। सर क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के लिए हमको कंपनी को कॉल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाइए, कंपनी का नाम डालिए, 50 रुपए का पेमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा उस कंपनी का एमओए पढ़ने को। फ्री में भी मिल जाता है, लेकिन करेंसी की साइट पे थोड़े से पैसे भर के 10-20 रुपए भर के भी आपको मिल जाएगा। हमेशा याद रखना है सर, हमेशा याद रखना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये फॉर्म देके रखा है, टेबल ए बी सी डी ई। सर ये फॉर्म कहाँ पे दिया है, मैंने बताया ना, स्पाइस SPICE, ये फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर क्लॉजेस। इस एमओए में क्या होता है, तो कंपनीज लॉ ने कुछ स्पेसिफिक क्लॉज देके रखे। पहला होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में हमको बताना पड़ता है कंपनी का नाम क्या होगा, नाम क्या, लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड लगाना भी जरूरी है। दूसरा होता है सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें हमको बताना पड़ता है कंपनी किस राज्य में रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ का है। तीसरा केस आपको बताना होता है सर
तीसरा क्लॉज होता है सर ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें हमको बताना होता है कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी कौन से काम कर सकती है, कौन से काम नहीं कर सकती। याद रखना है सर, याद रखना है आपको हमेशा, कंपनी जो यहाँ पे लिखती है उसके अलावा कोई भी काम करना उसको अलाउड नहीं है। तीसरा होता है लायबिलिटी क्लॉज। इसमें को बताना पड़ता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनी है कि नहीं। तीसरा होता है कैपिटल क्लॉज। इसमें आपको बताना पड़ता है कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, बाकी का कोई भी कैपिटल लिखना नहीं, लेकिन ऑथराइज कैपिटल जरूर लिखना है। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना होता है कि मेमोरेंडम किन किन लोगों ने साइन, मतलब सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन कौन है और उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे। मिनिमम एक शेयर खरीदना पड़ता है मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को। तीसरा होता है सर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में हम क्या देखने वाले हैं, एसोसिएशन क्लॉज में हम देखने वाले हैं कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, इनके सारे डिटेल्स हमको देने, नाम, पापा का नाम, कितने शेयर्स लिए, मम्मी का नाम, सब कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी होती है इनके एड्रेस के साथ। अब आगे आ जाता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का लिटरल मीनिंग होता है बाहर करना। कोई भी चीज अगर इतनी है, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और किसी को यहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ और उसको बोलता हूँ यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन वो अगर यहाँ से जाने का ट्राई करता है और यहाँ पे जाके अगर उसको कोई लॉस हो जाता है ना, तो हम कहेंगे इस लॉस को हम किक नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ रहा है तो एकदम आसानी से बता देता हूँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब अगर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो काम करेंगे जो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख के रखा है कंपनी काम करेगी कंस्ट्रक्शन का, लेकिन कंपनी ने किसी को लोन दे दिया तो ये लोन देने का ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड है, इसको कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं सर बेसिकली बियॉन्ड पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर्स होता है। तो देखिए सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब आप कोई भी काम ऐसा करते हो जो आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, आपके मेमोरेंडम के आगे लिखा गया है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो याद रखिए ना इसके ऊपर केस फाइल हो सकता है, ना कोई इसके लिए कोई रिलीफ मांग सकता है कोर्ट से या किसी से भी। अगर मान लीजिए 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स मिलके बोलते हैं कि ठीक है हम हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी हम मानते हैं, हमारे एमओए में क्या लिखा है, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी हम मानते हैं, लेकिन हमने लोन दे दिया, डायरेक्टर्स ने लोन दे दिया, तो क्या करें। 100% शेयर होल्डर्स आके एक डिसीजन पास करते हैं, डिसीजन पास करना है, डिसीजन पास करना, और लिखते हैं कि हम इस लोन के ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करते हैं, तो भी ये रेटिफाई नहीं होगा, तो भी ये वैलिड नहीं होगा। ये लिखा गया लॉ में कि इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स भी बोल रहे हैं ना 100%, तो भी काम नहीं चलेगा। 100% ऑफ द ओनर्स बोल रहे हैं हम रेटिफाई करते, तो भी काम नहीं चलने वाला इस केस में, क्योंकि आपने वो काम किया जो आपके मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं था, आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट था। तो सर ये लोगों ने ना, इनको अथॉरिटी नहीं दी, ये लोगों ने क्या किया, आया और क्या किया, मेमोरेंडम को चेंज कर दिया। फिर भी नहीं चलेगा सर। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन किया, उस टाइम पे पावर थी नहीं थी, बात खत्म, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये हुआ था एशबरी रेलवेज कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची लिमिटेड के केस में। ये जो एक रेलवे कंपनी थी ना, इनका यही था यार, क्या काम था, मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाना, कॉन्ट्रैक्ट देना, लीज करना, परचेस करना, वर्क माइंस वगैरह। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी को ना लोन दे दिया, क्या दे दिया, किसी को लोन दे दिया। अब लोन दे दिया तो फिर ना सामने वाले बंदे ने केस डाल दिया, किसी शेयर होल्डर ने केस डाल दिया कि इन्होंने लोन कैसे दिया, हम तो लोन दे नहीं सकते, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बोला कुछ नहीं हो सकता। सारे शेयर होल्डर्स मिल गए, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स मिल गए, उन्होंने रेटिफाई करने का ट्राई किया, इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने का ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वंस दैट इज अल्ट्रा वायर्स फॉरएवर, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर पेपर में क्या लिखना है सब देखिए, पेपर में ये चीज लिखनी है, जब भी कोई एक्ट किया जाता है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, उसको हम कहेंगे नल एंड वॉइड। एक अल्ट्रा वायर्स सेक्शन को यूनानिमस कंसेंट मतलब 100% ऑफ शेयर होल्डर्स भी हाँ कहेंगे, तो भी कुछ नहीं कर सकते आप। एक काम जो अल्ट्रा वायर्स है, ये इंट्रा वायर्स कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन इंट्रा वायर्स अगर आपको करना है, अगर आप चाहते हो कि आगे से ऐसा ना हो, तो आप क्या कीजिए, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कीजिए, इसको रेटिफाई कीजिए, और एमओए को अल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट आ जाता है समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें आपको सिर्फ लिखना होता है दिन में दिन की बातें, रोज बिजनेस कैसे चलेगा, किसके पास क्या पावर है, क्या पावर नहीं है। इसमें बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं लिखी रहती। तो अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सिर्फ शेयर होल्डर्स ने उसको क्या करना चाहिए सर, रेटिफाई करना चाहिए। ये थोड़ी मास्टर डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डे टू डे बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताते हैं। इसको दूसरा नाम दिया गया है मैग्ना कार्टा, और ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है। याद रखना है, याद रखना है कि ये अपने कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है सर,
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन सी चीजें आती है, तो देखिए सर इसमें होता है रेगुलेशन, कंपनी कैसा बिजनेस चलेगा, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स मतलब कौन सी चीजों के लिए कैसे कैसे अप्रूवल देना है, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन, ये हो सकता है इसके ऊपर केस स्टडी आज। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन का मतलब होता है जैसे कंपनीज एक्ट में लिख लिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन करना रहेगा, XYZ नाम का ट्रांजेक्शन अगर आपको करना रहेगा, XYZ नाम का ट्रांजेक्शन अगर आपको करना रहेगा, तो कंपनीज एक्ट में मान लीजिए लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन कहता है नहीं 3 डायरेक्टर्स का लेना पड़ेगा, मतलब आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप लॉ से स्ट्रिक्ट हो रहे हो, ऐसा चलता है। या फिर और अच्छे और प्रैक्टिकली बताओ तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन होता है कि अगर आपको मान लीजिए सरकार ने कंपनीज एक्ट ने बोला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर आपको अमेंड करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर आपको चेंज करना है तो आपको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि क्या 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स का हाँ लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, ये वाला जो क्लॉज है, मान लीजिए बिजनेस चेंज, मान लीजिए कि कोई भी XYZ क्लॉज है आर्टिकल्स का, अगर वो चेंज करना है तो मुझे 90% शेयर होल्डर्स का हाँ लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मेरे अपने आप को, इसको हम कहते हैं सर एंट्रेंचमेंट, और ऐसी प्रोविजन हम बिल्कुल रख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट होता है मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इंटरजेंट प्रोविजन, मतलब किस हिसाब से इसको चलाना है इंटरजेंट के प्रोविजन को, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, पेपर में नहीं आती ये चीजें। फिर इंटरजेंट प्रोविजन की नोटिस, मतलब रजिस्टर को बता के भी रखना है कि हमने कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखी है। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, ये देके रखे सरकार ने कि आर्टिकल्स किस किस फॉर्म में रहेगा, तो टेबल FGHI रहेगा जैसे ऊपर मेमोरेंडम को था। मॉडल आर्टिकल्स मतलब क्या, सरकार ने जो फॉर्म दिया है वैसे के वैसे अडॉप्ट कीजिए, आप उसके चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड कंपनी जो इस एक्ट के बाद में रजिस्टर हुई है उसके लिए जो पहले आर्टिकल्स थे वही हम मानेंगे कि अभी के आर्टिकल्स है रहेंगे। MOA वर्सेस AOA पढ़ लेना है आपने। नेक्स्ट समथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज डीम यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। The last conceptual knowledge that we are going to deal is basically sir doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management क्या कहता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि पब्लिक इसको क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन यानी इसको स्टडी कर सकता है। तो बेसिक है ना, अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो कंपनी के साथ डील करने से पहले आप इसके MOA AOA एक बार तो देख लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इनके ऑब्जेक्ट में क्या है, हो सकता है ये फाइनेंस कर ही नहीं सके, लेकिन आप इससे फाइनेंस लेके बैठ रहे हो, इसको फाइनेंस दे रहे हो, ये लोन लेने के उसको अलाउड नहीं है, लोन ले रहा है। हो सकता है कंपनी जिस बिजनेस के लिए उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो बिजनेस में आपसे कैसा डील कर रहा है, ऐसी सारी चीजें ना हो, इसलिए ये डॉक्ट्रिन लेके आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है, देखिए पहला वाला इसको समझ लेते हैं पहले, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझ लेते हैं। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना सर, मेमोरेंडम में आर्टिकल्स, तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जिसमें मैं उस कंपनी से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है कि कंपनी लोन दे सकती है। अब बाद में कंपनी बोल रही है मैं लोन नहीं दूंगी, मैं गया कोर्ट में केस करने, कोर्ट बोलेगा अबे एड़े तूने इसका MOA AOA नहीं देखा था क्या, मैं बोलूंगा सर नहीं पढ़ा था, तो कोर्ट बोलेगा फिर भी हम मानेंगे तूने पढ़ा था। और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है आपने पढ़े नहीं पढ़े उससे फर्क पड़ता नहीं, कोर्ट मान लेगा कि आपको उसका नॉलेज था। दैट इज दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एंड आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें क्या लिखा था मुझे पता नहीं, तो उस केस में आपका लॉस हो गया तो भी उसको कुछ नहीं करेंगे। तो अगर पेपर में लिखना है तो क्या लिखना है सर, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, हम मानेंगे कि ही इज प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज द नॉलेज ऑफ देम, बिकॉज़ ये कैसे डॉक्यूमेंट है सर, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं है कि इंटरनल है अंदर के जो बाहर इजीली अवेलेबल नहीं है, फ्री में अवेलेबल है या फिर थोड़ा सा फीस भर के चीज आपको मिल जाएंगी। और याद रखना हर एक आदमी जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम मानेंगे कि इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ मेमोरेंडम का नहीं, सिर्फ आर्टिकल्स का नहीं, लेकिन हर अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो रजिस्टर के साथ फाइल होता है और जो ऑनलाइन फ्रीली या फिर कुछ पैसे भर के, मिनिमम पैसे भर के अवेलेबल होता है, ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का आपको नॉलेज है, ऐसा हम मान के ही चलेंगे, बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे, आप कुछ भी बोलो, फिर ऐसे केस में आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका अपोजिट होता है सर इंडोर मैनेजमेंट, जैसे कि आपने अंदर ही अंदर कोई रिजोल्यूशन पास किया है, कंपनी ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है जिसको रजिस्ट्रार के साथ फाइल नहीं करना होता है, तो ये रिजोल्यूशन का पता मुझे कैसे चलेगा थर्ड पार्टीज को, तो मुझे प्रोटेक्शन मिलने के लिए आ गया सर इंडोर मैनेजमेंट। इसको बहुत अच्छा नाम दिया गया तर्कनेंट रूल, क्या नाम दिया गया, तर्कनेंट रूल। तर्कनेंट रूल या फिर इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि आउटसाइडर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी, अंदर क्या चल रहा है, अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, उनका नॉलेज थर्ड पार्टीज को या फिर उनका नॉलेज बेसिकली जो आउटसाइडर्स है उनको हो ही नहीं सकता, दैट इज व्हाट वी आर assuming here।
इसको पॉपुलरली कहा जाता है तर्कनेट रूल, दैट इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कनेट। एंड मिस्टर तर्कनेट जो था ना, ये क्या था, कैमेरॉन कोलब्रुक स्टीम कंपनी का बेसिकली ऑफिशियल मैनेजर था। प्लीज पढ़ लीजिए इस केस लॉ को, इसमें कुछ भी ऐसा ज्यादा है नहीं, पेपर में आने जैसा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना है दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है, आउटसाइडर्स को बचाता है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको बचाता है सर, कंपनी को बचाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि अंदर जो चल रहा है उसका आपको इंटरनल अफेयर्स का आपको पता होगा, इसको हम नहीं मानते। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है बेसिकली कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसका नॉलेज आपको बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को कोई एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन यानी इन केसेस में हम नहीं बोलेंगे कि आपको पता नहीं था। क्यों, आपको पता होगा मे बी, पहला एक्चुअली फिर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मुझे अगर पता है कि अंदर क्या चल रहा है, मेरे पास उसका थोड़ा आइडिया है, मुझे नोटिस है कि भाई इन्होंने अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिस रेजोल्यूशन में स्पेसिफिकली बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन नहीं ले सकते। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि डायरेक्टर्स लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि डायरेक्टर्स को अगर लोन लेना या देना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी मान लेंगे कि लेना है देना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। अब इन्होंने स्पेशल परमिशन ली कि नहीं ये देखना मेरा काम नहीं है, ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में लिखा है, इधर स्पेशल परमिशन लेने का लिखा है, तो हम मानेंगे कि उन्होंने उनका काम ठीक से किया होगा। अब इन्होंने अंदर एक स्पेशल परमिशन ले ली थी। अब स्पेशल परमिशन में क्या लिखा था, ये 50,000 से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। अब मैंने ज्यादा पैसा दे दिया इनको, इन्होंने ज्यादा बोरो कर लिया, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो इस केस में देखा जाएगा क्या आपको इस स्पेशल परमिशन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज था। अगर आपको नॉलेज था, इफ आई हैड द नोटिस, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर नोटिस थी इस बात की तो मैं बाद में ये बेसिस ही नहीं ले सकता कि सर मुझे थोड़ी पता होगा अंदर क्या चल रहा है। अरे आपको पता था भाई, आपको पता था। दूसरा होता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया आ रहा था, मुझे उसके बिहेवियर से समझ रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आपने उसके केस में फिर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं किया, आपने थोड़ा सा भी निग्लिजेंटली काम किया, आप कर सकते थे ना, आप थोड़ी सी इंक्वायरी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। तो इस केस में अगर आपको सस्पिशियन था, थोड़ा इरेगुलरिटी का आपको डर था, आपको कंफ्यूजन था कि इसमें कुछ हो सकता है, तो आपने करना चाहिए था। अगर आप नहीं करते हो तो हम कहेंगे कि उस केस में भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एंड लास्ट इज फोर्जरी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको तब कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा जब आप डायरेक्टर को, तो वो छोड़ ही दीजिए उसके पावर थी कि नहीं, उन्होंने अगर फोर्जरी यानी झूठा साइन किया है, झूठा सील मारा है, तो नलिटी हो गया सर। फोर्जरी के केस में तुर्कन रूल चलेगा ही नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडोर मैनेजमेंट चलेगा ही नहीं। And with this, we have completed the super fast express revision of the Companies Act. I hope जो बंदे यहाँ पे बैठे हैं जिनको थोड़ा सा भी confusion था, मैंने क्लियर करने का पूरा ट्राई किया। These notes are freely available. You can go to my website chinmaypathak.graphy.com and simply download those. Thank you so much for being with me, guys. Thank you so much.